हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने इक्विलिब्रियम एंड एसएचएम प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी और उसके अंदर ब्रॉडली हमने एसएचएम पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में जाना था। आपको बताया था कि किस तरह से फिक्स चार्जेस के बीच में लाइक या अनलाइक चार्ज को रखकर उसको एक्सियल या इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट दिए जाने पर उसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हमने चेक किया था। अगर कहीं एसएचएम की कंडीशंस बनती है तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम बात कर चुके थे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पहले सस्पेंडेड बॉल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और लास्ट में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसका आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, सस्पेंडेड बॉल सिस्टम। बच्चों, सस्पेंडेड बॉल सिस्टम जैसा नाम से क्लियर है, यहाँ पर दो चार्ज्ड बॉल्स होंगी, या तो वो एक कॉमन सस्पेंशन पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स की मदद से इस तरह से लटकाई गई होंगी। तो ऐसे केस में जनरली आपको लाइक चार्जेस की बॉल दी जाएगी, या फिर दो अलग अलग सस्पेंशन पॉइंट से दो अलग अलग स्ट्रिंग्स की मदद से लटकाई जाएगी। वहां पर अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज कुछ भी केस हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, बल्कि ये काफी हद तक आपका एनएलएम का इसमें आपको अप्रोच नजर आएगा। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सारी फोर्सेस दिखानी है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में पहले आप देख पा रहे होंगे, एक सिंगल सस्पेंशन पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स की मदद से आपने चार्ज बॉल्स को इस तरह से सस्पेंड किया गया है। बच्चों, ये जो बॉल्स हैं इन पर चार्जेस है कुछ प्लस Q1 प्लस Q2, इनके मासेस अलग अलग है M1 M2। हम ये पूरा डायग्राम वर्टिकल प्लेन में दिखा रहे हैं, यानी ग्रेविटी यहां पर काम करेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा M1G इधर और इसी तरह से M2G इधर की तरफ। और बच्चों, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। मगर ध्यान दीजिए, भले इस पर चार्ज Q1 Q2 अलग अलग हो, मगर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दोनों पर बराबर लगेगा। आपको पता है कोलम्बिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करती है, यानी Q1 पर जितना फोर्स Q2 लगाता है Q2 पर एग्जैक्टली उतना ही फोर्स Q1 लगाता है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने दोनों पर फोर्स को Fe ही दिखा रखा है। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए यूज करेंगे बच्चों, Mg यहाँ वेट है। इसके अलावा क्योंकि स्ट्रिंग्स अलग अलग है तो इसलिए दोनों में टेंशन भी अलग अलग होगी। पहली वाली स्ट्रिंग की टेंशन को हम T1 बोल रहे हैं, दूसरी वाली स्ट्रिंग की टेंशन को हम T2 बोलते हैं। और बच्चों, मान लेते हैं किसी समय सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, ये सिस्टम का इक्विलिब्रियम है। बच्चों, ये इक्विलिब्रियम आता ही है, मैं आपको बताऊं, यहां दरअसल आप थोड़ी देर बाद ये फील कर पाएंगे। Fe फोर्सेस का काम क्या होता है, बॉल्स को दूर ले जाना। Mg का काम क्या होता है, दोनों बॉल्स को पास में लाना। तो बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां पर Fe और Mg के इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं और उस समय बॉल्स इस तरह से इक्विलिब्रियम में यहां पर रुक जाती है। चलिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों बॉल्स के बीच के सेपरेशन को हम यहां कुछ R दिखा देते हैं। ये वर्टिकल लाइन है। इस समय पहली स्ट्रिंग जो वर्टिकल से एंगल बना रही है उसको हम θ1 कह रहे हैं, और जो दूसरी स्ट्रिंग वर्टिकल से एंगल बना रही है उसको हम यहां पर θ2 कह रहे हैं। θ1 θ2 यहां पर दोनों के एंगल हमने दिखा दिए। अब बच्चों, ये जो टेंशन लग रही है T1, इसके कंपोनेंट करते हैं। इफ दिस एंगल इज θ1 देन दिस एंगल इज ऑल्सो θ1। ये ऑल्टरनेट पेयर एंगल हो गए ना बच्चों, तो ये θ1 होगा। तो टेंशन का T1 cos θ1 कंपोनेंट इधर जाएगा एंड T1 sin θ1 कंपोनेंट इधर की ओर जाएगा। सिमिलरली इधर देखिए बच्चों, ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल भी आपका θ2 होगा। टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, ऑल्टरनेट पेयर एंगल होंगे ना बच्चों ये, तो T2 के कंपोनेंट करेंगे तो T2 cos θ2 ऊपर की तरफ और T2 sin θ2 ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा। और बच्चों, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी सभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। तो इस वाले पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जब आप बैलेंस करेंगे M1 पर, तो T1 sin θ1 बराबर क्या होगा बच्चों, Fe, और ऐसे T1 cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा, M1G। ये यहाँ पर इस तरह से। सिमिलरली इधर बात करी जाए तो यहाँ पर T2 sin θ2 बराबर क्या होगा, Fe, और T2 cos θ2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, M2G। सिंपल सा डायग्राम है। ये डायग्राम सारी फोर्सेस बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आगे की चीजें बहुत आसान है। अब यहाँ से जो हमें चीजें मिली हैं, जो इक्वेशंस मिली, उनको यहाँ रख देते हैं। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पहली वाली बॉल से हमें T1 sin θ1 बराबर Fe मिला, T1 cos θ1 बराबर M1G मिला। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने मार्क कर दिया है। इसी तरह से बच्चों, जो दूसरी वाली बॉल है वहां से आपको क्या मिला, T2 sin θ2 बराबर Fe और T2 cos θ2 बराबर M2G। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मैंने मार्क कर दिया है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये T1 T1 T2 T2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। sin θ1 अपॉन cos θ1 दैट विल बिकम इक्वल टू tan θ1। तो यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने से
आपको टेन थीटा वन बराबर कितना मिलेगा, एफ ई अपॉन एम वन जी। सिमिलरली इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करने पर आपको टेन थीटा टू की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, एफ ई अपॉन एम टू जी। तो ये तो दोनों के एंगल थीटा वन थीटा टू के लिए रिजल्ट मिल गया है। और बच्चों इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके अगर आप उसको ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें एंड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें, तो बच्चों T1 स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन आपका 1 हो जाएगा। तो वहां से आप देख पाएंगे टेंशन T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम वन जी का होल स्क्वायर। और ऐसे टेंशन T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम टू जी का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखा आपने, बड़ी आसानी से रिजल्ट आ गया हमारे पास 4। टेन थीटा वन बराबर एफ ई अपॉन एम वन जी, टेन थीटा टू बराबर एफ ई अपॉन एम टू जी, T1 बराबर एफ ई स्क्वायर प्लस एम वन जी का स्क्वायर अंडर रूट में, और T2 बराबर अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम टू जी का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां से हम 3 केस बनाएंगे। सबसे पहला केस ये है कि मान लीजिए m1 ग्रेटर देन m2 हुआ, यानी पहली बॉल का मास दूसरी बॉल के मास से अगर ज्यादा हुआ। बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, जो भी एंगल वाली बात हम कर रहे हैं ये केवल मास के बेसिस पे होगी, चार्ज से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि भले Q1 ग्रेटर देन Q2 हो, Q1 लेस देन Q2 हो या Q1 बराबर Q2 हो, तीनों ही सूरत में दोनों बॉल्स पर एफ ई एक जैसी लगती है। आपको पता है एफ ई को इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन से वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दोनों पर एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर लगती है, इसलिए सारा डिसीजन मास के बेसिस पे होगा। अब बच्चों यहां आप इधर सुनिए, ऐसे देखिए, यहीं से दिख रहा होगा। अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं तो एफ ई सेम है, जी और जी सेम है, मगर थीटा वन थीटा टू किसकी वजह से बदल रहे हैं, मास की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपको यहां से ये चीज नजर आ जाएगी कि दरअसल इस जगह से हम ये समझ पा रहे हैं कि टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास। बच्चों ये बात आपको अच्छे से ध्यान भी रखनी है, दरअसल टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास हो रहा है यहां से। तो अब आप एक बार बताओ, अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो इसका मतलब टेन थीटा वन विल बी लेस देन टेन थीटा टू। इनवर्स वाली बात आ रही है ना बच्चों, तो टेन थीटा वन विल बी लेस देन टेन थीटा टू। और आपको पता है कि अगर टेन थीटा लेस देन टेन थीटा वन अगर लेस देन टेन थीटा टू है तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, थीटा वन लेस देन थीटा टू। और बच्चों दूसरी बात, जो टेंशन का एक्सप्रेशन है, अगर आप इसमें देखेंगे, अगर इसमें m1 m2 से ज्यादा है तो यहां से आप कंपेयर करके देख पाएंगे कि टेंशन T1 ग्रेटर देन T2 निकल के आएगा। टेंशन यहां T1 ग्रेटर देन T2 है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि टेंशन मास के अकॉर्डिंगली चलेगी। मास अगर ज्यादा है m1 तो उधर की स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होगी, लेकिन जो थीटा है बच्चों उसको आप इस तरह से ध्यान रखें, थीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, यानी जिधर की तरफ मास ज्यादा होगा उधर की तरफ की स्ट्रिंग वर्टिकल से एंगल कम बनाएगी। आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जिधर मास ज्यादा है उधर एंगल कम बनेगा। और आप समझ भी पा रहे होंगे, दरअसल मास का काम क्या है, अगर मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा लगेगा, वेट ज्यादा लगेगा तो स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगी, और स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगी अगर इस तरह से, तो एंगल थीटा यहां रिड्यूस करेगा। तो आप तो सीधी बात ध्यान रखना, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास है यहां। और दूसरी बात बच्चों ध्यान से सुनिए, ये वाली जो बात हम कर रही है सिर्फ मास पे डिपेंडेंट है, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं लिख के भी आपको बता दूंगा। चलो बच्चों अब उसी तरह से केस 2 करेंगे। अगर m1 लेस देन m2 हुआ तो अब आप समझ ही गए कि थीटा क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए टेन थीटा वन विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा टू, और इसका मतलब थीटा वन विल बी ग्रेटर देन थीटा टू। उधर का मास ज्यादा है m2 तो उधर का एंगल छोटा बनेगा थीटा टू, तो थीटा टू लेस देन थीटा वन आ रहा है, या आप कह सकते हैं थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू यहां से प्रूव हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया टेंशन अकॉर्डिंग टू मास चलता है, तो कुल मिला के इस बार टेंशन T2 ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू T1। बच्चों ये दोनों केस इतने काम में नहीं आते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है केस 3। इसको ध्यान से सुने, केस 3 इफ m1 इक्वल टू m2। आपको कई बार इसकी जगह वर्ड यूज किया जाएगा आइडेंटिकल बॉल्स में, यहां मेंशन भी कर देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी ये कहा जा रहा है आइडेंटिकल बॉल्स है, तो इसका मतलब हम क्या कंडीशन मान के चलेंगे, m1 इक्वल टू m2। चार्ज के टर्म में नहीं, आइडेंटिकल बॉल का मतलब है मास उनका सेम होगा। अच्छा बच्चों अब देख लीजिए, आइडेंटिकल बॉल से अगर m1 m2 बराबर m मान लेते हैं, और इस समय q1 बराबर q2 हो भले, या q1 बराबर q2 ना भी हो, यानी q1 ग्रेटर देन q2 हो, लेस देन q2 हो, या इक्वल टू q2 हो, Fe वाले टर्म का उससे कोई लेना देना नहीं होता बच्चों। Fe बराबर ही लगती है दोनों चार्जेस पे हर केस में। अब आगे की बात, अगर ये कंडीशन होगी, अब आप खुद बताइए, अगर मास भी सेम हो जाए तो बच्चों यहां जो अपन ने अभी भी देखा था, अगर मास भी सेम हो जाएगा तो यहीं से आपको दिख जाएगा कि टेन थीटा वन टेन थीटा टू बराबर हो जाएंगे,
यानी θ1 θ2 बराबर आ जाएंगे। दूसरी बात टेंशन में भी देख लीजिए, अगर m1 m2 बराबर कर देंगे तो दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन इक्वल आ जाएगी। तो यहां से मैंने आपको बता दिया है, जब आइडेंटिकल बॉल्स होती है तो स्ट्रिंग्स दोनों तरफ बराबर बराबर एंगल बनाती है थीटा, और उस समय दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल हो जाती है। तो बच्चों इस कंडीशन में किसी भी एक स्ट्रिंग का एंगल आपसे पूछा जाए tan थीटा, तो आप tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, Fe अपॉन mg। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी के डिस्कशन का, tan थीटा विल बी इक्वल टू Fe अपॉन mg। और अगर आपसे स्ट्रिंग में टेंशन निकलवाई जाए कोई भी एक स्ट्रिंग में, तो t बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। वही बात जो ऊपर से चली आ रही है एज इट इज यूज कर लिया हमने, t बराबर अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, और tan थीटा बराबर Fe अपॉन mg। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्वेश्चन के अंदर अगर नथिंग इज मेंशन, और मान लीजिए वैसे तो जनरली मेंशन किया जाता है, और बाय चांस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि कुछ उसमें नहीं दे रखा है, तो आप उसको आइडेंटिकल मानते हुए ही सॉल्व कर ले। बाकी अगर नॉन आइडेंटिकल होंगी तो मासेस अलग से मेंशन किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, मान लीजिए जो अभी मैंने डायग्राम बना रखा था सस्पेंडेड बॉल सिस्टम का, आइडेंटिकल बॉल्स का केस ले लेते हैं। इफ द अबव सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट देन एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग बिकम्स। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, अगर यहाँ बॉल आइडेंटिकल नहीं भी होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सबसे पहला डायग्राम हमने बनाया था ये वाला, ये यहाँ मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये वाला जो डायग्राम है, अगर इस पूरे सेटअप को हम एज इट इज सैटेलाइट में ले जाएं तो इन स्ट्रिंग्स के बीच का जो एंगल है वो क्या बनेगा। बच्चों पहले देख लीजिए, दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल θ1 प्लस θ2 होता है। इस समय मैं नॉन आइडेंटिकल बॉल से समझा देता हूं। अब आगे की बात इधर देखिए कि अगर आप इस पूरे सेटअप को सैटेलाइट के अंदर ले जाते हैं इस तरह से, तो सैटेलाइट में जाने पर जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। तो m1 m2 हो या m और m हो, mg नाम का फोर्स तो लगना ही नहीं है। तो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल वाली बात यहाँ खत्म ही हो गई है। दूसरी बात, स्पेस के अंदर मतलब यहाँ ग्रेविटी फ्री जोन में हम बात कर रहे हैं, सैटेलाइट के अंदर जहां की भी ये बात चल रही है, वहां आपका इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी जगह काम करेगा। अब बच्चों वही बात आप खुद अगर मैकेनिज्म से फील करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का काम क्या था, बॉल्स को ऐसे दूर ले जाना। mg का काम क्या है, दोनों बॉल्स को ऐसे पास में लाना। अब अगर mg खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो अपना काम करेगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कोशिश करेगी, चार्जेस को मैक्सिमम दूरी पर ले जाने की। तो ऐसे में ये चार्जेस भागकर इन्फिनिटी पर जाना चाहेंगे, पर क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट से रस्सी से बंधे हैं, तो टेंशन नाम की सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यहाँ रोल में आ जाएगी, और टेंशन Fe को इस तरह से बैलेंस कर लेगी। तो सबसे पहली बात डायग्राम से दिख रहा है, दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री क्लियरली हमें यहाँ नजर आ रहा है। बाकी आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं। सैटेलाइट में जी इफेक्टिव आपका जीरो होता है, tan थीटा Fe अपॉन mg में जब जी इफेक्टिव की जगह आप जीरो रखेंगे तो tan थीटा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जिससे θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री के बराबर निकल के आ जाएंगे। और बच्चों θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री है, तो टोटल स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल क्या लिखते हैं हम, θ1 प्लस θ2, तो वो बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो आपके सामने एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स कितना निकल के आ गया यहाँ से, 180 डिग्री। बच्चों साथ ही अगर आपसे इस समय पूछा जाए कि बताइए स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, तो इस समय T किसके बराबर होगा, Fe के बराबर। टेंशन विल बी इक्वल टू Fe, तो T बराबर Fe होगा। और Fe बराबर क्या लिख सकते हैं आप, K अगर आइडेंटिकल है तो Q स्क्वायर लिख लीजिए, या जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है तो आप इसके हिसाब से K Q1 Q2 अपॉन 2L का होल स्क्वायर ऐसा आंसर दे सकते हैं। Q1 Q2 दोनों पे चार्जेस से अगर आइडेंटिकल हो और अगर चार्जेस भी सेम हो तो आप Q स्क्वायर लिख सकते हैं। और दोनों चार्जेस के बीच की टोटल दूरी क्या हो गई है, 2L के बराबर, जहां L क्या है, एक स्ट्रिंग की लेंथ। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं। अब बच्चों आते हैं मेन क्वेश्चन पर। सबसे मेन क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स, आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स, बच्चों आइडेंटिकल बॉल की बात हो रही है। चार्ज आपका बराबर हो या बराबर नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि फोर्स दोनों पे बराबर ही लगता है। दे आर सस्पेंडेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स इन एयर on submerging the entire setup in liquid of density 0.8 gram per cc, the angle between the strings remain the same. If density of balls is 1.6 gram per cc, then find dielectric constant of liquid. बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इतनी इंफॉर्मेशन में सारी चीजें आ गई है। मुझे अपने आप ये समझ में भी आ गया है कि हो ना हो जिस लिक्विड में आपने उसको सबमर्ज किया है वो लिक्विड का कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और वही हमें यहाँ बताना है। कैसे मैं ये समझ पा रहा हूँ आपको समझाता हूँ बच्चों।
पहली बात, आइडेंटिकल से मैंने क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया है कि M1 M2 दोनों बराबर M है, चार्जेस का फर्क नहीं दिखाया भी नहीं है मैंने, Q1 Q2 माने या Q और Q माने, दोनों ही केस में FO तो लगनी है। इस समय इक्विलिब्रियम सेपरेशन R मान लेते हैं, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ मैंने L दिखा दी है, दोनों स्ट्रिंग्स वर्टिकल से इक्वल एंगल बनाएगी थीटा, क्योंकि आपने बॉल्स कैसी ली है, आइडेंटिकल। और बच्चों जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगता है जिसको आप mg कहते हैं, तो मैंने डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से उस mg को क्या लिख दिया है यहाँ, रो vg के बराबर। तो बच्चों इससे आप समझ गए होंगे कि हमने रो किसको माना है, डेंसिटी ऑफ बॉल को। ये आपको यहाँ दे रखा, मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज द रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉल, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, v इज द वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो डाउनवर्ड फोर्स को रो vg दिखा दिया है। इस समय इक्विलिब्रियम सेपरेशन R है, तो इसमें जो भी फोर्स लग रहा होगा k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर या k Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसको मैंने F0 बोल दिया है। बच्चों वही सारी चीजें अगर आप यहाँ करेंगे, टेंशन के कंपोनेंट्स करेंगे, वही सारा प्रोसेस करेंगे, तो आपको पता है टेन थीटा बराबर वही Fe बाय mg आ जाएगा। एंगल तो सेम होना ही है दोनों तरफ, अगर बॉल्स आइडेंटिकल है बच्चों तो आपको पता है कि θ1 θ2 दोनों बराबर होंगे, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा बराबर F0 बाय mg मैंने लिख दिया है, और F0 बाय रो vg इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। बच्चों ये तो सारी कहानी क्या थी, एयर में। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पूरे सेटअप को उठाकर हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, तब भी स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल चेंज नहीं किया। तो बच्चों इधर सुनना, ये रहा डायग्राम। आपने एक कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के लिक्विड में, इनफाइनाइट एक्सटेंशन के डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में आपने इसको सबमर्ज कर दिया। अब बच्चों क्या हुआ, यहां जरा ध्यान से देखिए, आप कह रहे कि अगर एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स चेंज नहीं कर रहा है, यानी यहां पर भी एंगल वही थीटा थीटा बने रहे, तो बच्चों न तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करी होगी, ना ही इक्विलिब्रियम सेपरेशन R चेंज किया होगा। भाई लेंथ तो चेंज कर ही नहीं सकती है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है, मगर R भी चेंज नहीं हुआ होगा, तभी तो एंगल सेम मिल पाएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेम सेपरेशन R पर सेम चार्जेस को अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं, तो जो फोर्स लगता है मीडियम में वो क्या हो जाता है बच्चों, F0 बाई K। याद करिए, F मीडियम बराबर आपने क्या कहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और फिर हमने K को छोड़कर बाकी टर्म को F0 से रिप्लेस कर दिया था। तो मीडियम में जो फोर्स लग रही है बच्चों, उसको मैंने यहां क्या लिख दिया है, F0 बाई K। दूसरी बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा रो vg, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि ये लिक्विड डाइलेक्ट्रिक क्यों है, मुझे कैसे पता चला। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेकर आए हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस किया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस करता और वेट अगर सेम रहता तो एंगल का घटना तय था। अगर फोर्स F0 रिड्यूस कर रही है और ये वाली फोर्स एज इट इज लग रही होती तो एंगल का घटना तो तय था, पर क्वेश्चन ने कहा एंगल नहीं घटा। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो, एक तो ये डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है जिसमें फोर्स रिड्यूस किया होगा F0, और जो यहां वेट में रिडक्शन हुआ है वो एक और फोर्स के कारण हुआ होगा जिसको आप जानते हैं बायंट फोर्स। हम यहाँ बायंसी की फोर्स दिखाएंगे बच्चों। तो यहां पर दरअसल क्या होगा कि जैसे ही आप इसको लिक्विड में लेकर जाएंगे, डाउनवर्ड रो vg तो लगेगा, पर अब एक अपवर्ड फोर्स सिग्मा vg भी यहां पर एक्ट करने लगेगा। सिग्मा vg बायंट फोर्स है, आपको पता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर इसको लिखा जाता है। V अगेन वॉल्यूम ऑफ बॉल ही है, मगर सिग्मा यहां क्या है बच्चों, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मैंने स्टैंडर्ड नोटेशंस इस्तेमाल किए हैं जैसा आपने फ्लूइड में पढ़े होंगे लास्ट ईयर। रो तो डेंसिटी ऑफ बॉल है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। नो डाउट रो विल बी ग्रेटर देन सिग्मा, तभी बॉल नीचे आएंगी, नहीं तो फ्लोटेशन की कंडीशन बन जाएंगी, बॉल्स नीचे ही नहीं आएगी। तो बच्चों मैंने दिखा भी रखा है, रो vg का वेक्टर बड़ा दिखा रखा है, सिग्मा vg उससे छोटा दिखा रखा है, एपरेंट वेट यहां पर एक्ट करेगा। अब बच्चों इसमें फिर से आप वही टेंशन वेंशन कंपोनेंट करेंगे अगर, तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेंगे, एंगल तो दोनों तरफ सेम रहना ही है। यहां से आपकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, टेन थीटा बराबर F0 बाई K अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू vg। आपको एपरेंट वेट नीचे लिखना है और यहां इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स को आपको लिख देना है। टेन थीटा यहां से K को नीचे लेकर आएंगे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, F0 अपॉन K रो माइनस सिग्मा vg के बराबर। अब आपने कहा स्ट्रिंग का एंगल चेंज नहीं किया, यानी एयर में जो एंगल थीटा था वही मीडियम में एंगल थीटा रहा, यानी LHS इक्वेशन 1 और 2 के सेम है, तो इनके RHS भी सेम होने चाहिए। तो RHS इक्वेट कर दिए बच्चों मैंने। इक्वेशन 1 का RHS था F0 अपॉन रो vg, इक्वेशन नंबर 2 का RHS है F0 अपॉन K रो माइनस सिग्मा vg। यहां से आप देखेंगे बच्चों कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, ये vg vg कैंसिल हो जाएगा,
यहां से के रो माइनस सिग्मा बराबर रो आ जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है, के बराबर रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब आपको वैल्यू रखनी है बच्चों, बॉल की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी दे रखी थी और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा आपको 0.8 ग्राम पर सीसी क्वेश्चन में दी गई थी। दोनों वैल्यू रखकर देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड क्या निकल के आ जाता है यहां से 2 के बराबर। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। मीडियम में लाने पर एक बायंड फोर्स लगेगी, ये एक्स्ट्रा चीज हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, क्योंकि सेपरेशन आर चेंज नहीं किया है, तो जब सेम चार्जेस को सेम सेपरेशन पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच की फोर्स जो है वैक्यूम की फोर्स की 1/k रह जाती है, यानी Fm बराबर F0/k हो जाता है। ये F0/k आप केवल तब लिख सकते हैं जब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस जो है वो चेंज ना करे। अगर सेपरेशन बदल गया है तो फिर आप F0/k वहां पर नहीं लिख पाते। चलो बच्चों, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये और भी इससे खतरनाक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी आपको अप्रोच इससे क्लियर हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन क्या है, मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में सारी चीजें समझाई है। 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स। अगेन बच्चों, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, आइडेंटिकल ही जनरली दिया जाता है हमें क्वेश्चन में, ताकि हम इजीली उसको डिराइव कर सकें, रिजल्ट पर पहुंच सकें। आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स है, मैं फिर से बता देता हूं, आइडेंटिकल चार्ज का मतलब बराबर चार्ज से नहीं है, आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब है यानी मासेस सेम है पर लैंग्वेज यही लिखी मिलती, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चार्ज भले आपको पता है +Q1 +Q2 हो या बराबर हो, फोर्स दोनों पे बराबर ही लगनी, मैं 3 बार ये बात कह चुका हूं, तो इसका अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर, D इज मच लेस देन L। यहां इक्विलिब्रियम सेपरेशन D है और D स्ट्रिंग लेंथ L के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ऐसा क्वेश्चन में मुझे पहले से कहा गया है। नाउ इफ द चार्ज बिगिंस टू लीक, और बच्चों ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में केवल चार्ज लीक कर रहा है, मास के लीक करने की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, केवल दोनों बॉल से चार्ज लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट से। तो आपको बताना है कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बॉल होगी वो इनके बीच के डिस्टेंस x के साथ किस तरह से वेरी करेगी, यानी हमें v और x में रिलेशन निकालना है। और ऑप्शन कुछ इस तरह से है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर हाफ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर माइनस हाफ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 3/2, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -3/2। बच्चों डायग्राम कुछ आपको इस तरह से दे रखा है। अब मैं आपको सारी बातें यहां एक एक करके समझा देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने, केवल चार्ज लीक कर रहा है, D मच लेस देन L है और आइडेंटिकल, ये 3 बातें मैंने आपको यहां दिखा दी है। अब इसका वर्किंग डायग्राम जरा इधर देखिए बच्चों, मैं इसको किसी इंस्टेंट पे बनाता हूं। मान लीजिए आपने जहां पर यहां स्टार्टिंग में यहां इस पर कुछ चार्ज रहा होगा Q और Q, और इसके बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या था D। मैंने कहा अब चार्ज लीक करना शुरू हो गया, तो कुछ देर बाद बॉल्स पर चार्ज क्या रह गया है, स्मॉल q के बराबर। इंस्टेंटेनियस कंडीशन पे सॉल्व कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर चीजों को दिखा रहे हैं। बच्चों इस समय इनके बीच का सेपरेशन x रह गया है। अब आप बताओ x जो है ये कम हुआ होगा D से। भाई सीधी सी बात है, आप कह रहे हो वेट तो एज इट इज लग रहा है, चार्ज लीक करेगा तो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिक्रीज करने लगेगी। अब आप बताओ mg एज इट इज लग रहा है, मगर जो रिपल्सिव वाला फोर्स है वो कमजोर होता जा रहा है, तो दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगी। अब आगे की बात सुनिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो x है खुद d से कम है और आपको d मच लेस देन l यहां दिया गया था, तो इसका मतलब x जो है वो खुद क्या हो जाएगा, मच लेस देन l। जब d मच लेस देन l है तो x भी यहां मच लेस देन l होगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। पहली बात, दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स, मतलब अगर आपको आइडेंटिकल बॉल्स दी गई है तो स्ट्रिंग्स जो होंगी दोनों बराबर एंगल बना रही होंगी थीटा थीटा। तो मैंने किसी इंस्टेंट पर एंगल थीटा थीटा दिखा दिया है। स्ट्रिंग की लेंथ l एज इट इज रहेगी। इक्विलिब्रियम सेपरेशन इस समय x के बराबर है। बच्चों जब ये एंगल थीटा थीटा सेम होता है तो यहां जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगा वो दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ऐसे आप देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ x/2 और इधर की तरफ x/2। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये जो बॉल्स इस तरफ मूव कर रही है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स कम होती जा रही है, mg एज इट इज लग रही है, तो बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव करेगी। तो आपको बताना है एक दूसरे की तरफ मूव करने वाली जो वेलोसिटी v है ये इस x के साथ किस तरह से रिलेटेड होगी। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस इंस्टेंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसको मैंने Fe कह दिया है। डाउनवर्ड जो वेट लग रहा है उसको मैंने mg दिखा दिया है। x इसका इक्विलिब्रियम सेपरेशन है जो दोनों तरफ आधा आधा बट रहा है, x/2 x/2।
एल स्ट्रिंग की लेंथ है, थीटा एंगल है। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ x खुद मच लेस देन l है, तो यानी थीटा एक स्मॉल एंगल है, ये मुझे यहाँ से समझ में आ गया। और बच्चों जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो हम टेन थीटा को नियरली इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिखते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, मगर मैं यहाँ टेन थीटा को साइन थीटा क्यों लिख रहा हूँ उसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगाऊंगा तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होगा, मुझे बिना बात ये बेस निकालना पड़ेगा। जबकि अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए होगा। मेरे पास परपेंडिकुलर तैयार है, हाइपोटेनस तैयार है, तो मैं जबरदस्ती बेस के चक्कर में क्यों पढ़ूं। तो बच्चों ये स्मार्ट मूव हमें यहां दिखाना है। पहली बात टेन थीटा आपको पता है इस समय एफ ई बाय एम जी होगा। अब आप बताओ टेन थीटा की जगह अगर मैं साइन थीटा लिख देता हूं तो यहां से मेरे पास क्या बन गया टर्म, साइन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी। बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे छोटे एंगल वाली बात कहीं पर दी जाए क्वेश्चन में तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो हमें टेन थीटा की जगह साइन थीटा रखवाना चाह रहा होगा। एक बार थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। चलो अब ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स बाय टू अपॉन एल, ये मैंने यहां लिख दिया है साइन थीटा। एफ ई अपॉन एम जी, इस समय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखेंगे बच्चों, के क्यू क्यू यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। बच्चों यहां से इसको पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये एक्स बाई टू एल हो जाएगा एलएचएस में, ये एम जी इसके साथ नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। यहां से अब बच्चों जो है मेन स्टेप हमें समझना है। मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, यहां इस क्वेश्चन को जब किया जाता है तो यहां दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपसे v और x में रिलेशन पूछा जाता है और कई बार आपसे v और छोटे q में रिलेशन पूछा जाता है। वेयर छोटा q क्या है, इंस्टेंटेनियस चार्ज ओवर द बॉल्स। और कई बार आपसे v और x में रिलेशन पूछा जाता है जहां x क्या है, किसी इंस्टेंट पर दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको v और x में रिलेशन निकालना है, अगर आपको, मैं यहां लिख के भी आपको बता देता हूं कि अगर आपको v और x के बीच में रिलेशन निकालना है तो आप q को अलोन करेंगे। q को अलोन करने का मतलब क्या है, q को विदाउट एनी पावर, सिंगल पावर के साथ q की पावर 1 की फॉर्म में लेकर आ जाइए। और इसी तरह से मान लीजिए आपसे v और q में रिलेशन पूछा जाए तो फिर आप किसको अलोन करेंगे बच्चों, फिर आप x को अलोन करेंगे। अब जैसे मैं यहां पे चलता हूं, मुझे किस में रिलेशन निकालना है, v और x में, तो यहां से मुझे q को अकेला करना है, तो q को एक तरफ रखें, बाकी टर्म्स को एक तरफ भेज दीजिए। तो बच्चों यहां से q को एक तरफ रखेंगे आप, इधर क्या होगा, एम जी एक्स क्यूब अपॉन 2kl बनेगा q स्क्वायर, और रूट लेंगे तो q बराबर क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट एम जी अपॉन 2kl और x की पावर 3/2। आप देख पा रहे होंगे मैंने q को यहां अकेला कर दिया है, q और x में इस तरह से रिलेशन लेकर आगे। बच्चों mg कांस्टेंट है वेट, क्योंकि मास इज नॉट लीकिंग। k आपका कूलम्बिक वाला कांस्टेंट है, l स्ट्रिंग की लेंथ है, ये कांस्टेंट है, तो ये रूट के पूरे टर्म को मैंने कांस्टेंट मान लिया है। और यहां से मैं q बराबर क्या लिख सकता हूं, c इंटू एक्स की पावर 3/2, जहां c क्या है, सम कांस्टेंट, हमने इस तरह से लिख दिया है। अच्छा बच्चों मान लीजिए v और q में रिलेशन चाहिए होता, आपको ऑप्शन होते हैं v और q में रिलेशन बताओ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q की पावर 1/3 माइनस 1/3, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो बच्चों फिर हम यहां से x को अकेला करते हैं, तो आप यहां से क्या करते हैं, एक्स क्यूब बराबर क्या लिखते हैं, 2kl क्यू स्क्वायर बाय एम जी, और फिर पावर इधर भेज के 1/3 करके आप वहां x को अकेला करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं अकेला क्यों किया जा रहा है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है बच्चों। अब क्या करना है, इसके बाद आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों इधर एलएचएस में q का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम बनेगा dq/dt, c एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन, तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1/2, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों dx/dt। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन इसको कहा जाता है, मेरे हिसाब से आप समझते होंगे। ये आगे मैंने dx/dt से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो आपने पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर दिया है, पर फिर x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, तो यहाँ dx/dt आगे आएगा। अब सुनना बच्चों, अगर आप यहां इसको अकेला नहीं करते तो आपके पास q स्क्वायर रहता, LHS में 2q dq/dt बनता। अब बच्चों dq/dt तो अभी अगले टर्म में कांस्टेंट आ जाएगा, पर जो एक 2q का छोटा q बचता वो भी तो वेरिएबल टर्म है, तो हम वेलोसिटी का रिलेशन कैसे लिख पाते, दो वेरिएबल आ जाते, इसीलिए q को अकेला करना यहां समझदारी होती है। अब आगे की बात सुनिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है चार्ज इज लीकिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इसका मतलब dq/dt क्या है,
सम कांस्टेंट कैपिटल डी, डी क्यू बाई डी टी को हम कुछ कांस्टेंट कैपिटल डी दिखा देते हैं। और बच्चों उसके बाद इसको यहां रखने पर इधर डी आ जाएगा कांस्टेंट वाला, इधर c एज इट इज 3/2 x की पावर हाफ एंड दिस dx by dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, कई बार बच्चे ये भी कहते हैं सर dq by dt तो नेगेटिव होगा ना, चार्ज लीक कर रहा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो फिर dx by dt भी नेगेटिव होगा क्योंकि x भी आपका टाइम के साथ घट रहा है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। वैसे भी बच्चों में प्रोपोर्शनलिटी लिखनी है, उसमें साइन का कोई ऐसा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। चलो क्वेश्चन हो गया बच्चों, dx by dt की जगह मैंने v लिख दिया है। अब ये सारी टर्म्स को इधर ले जाइए, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं आप यहां से 2d/3c इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा पैरामीटर एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहां से फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2। सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2, ये हमारा यहां पर आंसर निकल के आ गया है। तो आपने देखा बच्चों, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है वैसे तो ये कहने के लिए, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल तो लगेगी, पर जब आप पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो इतना कुछ मेहनत का काम नहीं है। सबसे पहले स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से tan थीटा की जगह sin थीटा लिख दीजिए। उसके बाद जिस में रिलेशन निकालना है, v और x में रिलेशन निकालना है तो q को अकेला कर दीजिए, v और q में रिलेशन निकालना है तो x को अकेला कर दीजिए। फिर जिस टर्म को आपने अकेला किया उसके बाद दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आपका चार्ज लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो वो एक कांस्टेंट बन जाएगा यहाँ, बाकी सब पैरामीटर्स अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, dx by dt वेलोसिटी बन जाएगी और v और x में रिलेशन इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो एक बार पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब बच्चों आगे की बात करते हैं। अगला हेडिंग है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है वैसे तो ये, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी तक जो आप कूलम फोर्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे वो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर रहे थे, आपको केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो आप चार्ज को वहां विद साइन नहीं लेते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जब भी आपको इक्वेशन लिखते हैं तो आपको चार्ज को विद साइन लेना होता है। तो इसको किस तरह से किया जाता है जरा इधर देखिए बच्चों। सपोज दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, आपको दिख रहे होंगे यहां पर ये दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, एंड लेट्स से इन पर फोर्स लग रही है इस समय कुछ इस तरह से, रिपल्सिव फोर्स F12 एंड F21। F12 is the force on Q1 due to Q2, F21 is the force on Q2 due to Q1। और आपको पता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कूलम फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, तो ये इस तरह से हमने इसको दिखा दिया है। अब बच्चों आगे की बात सुनिएगा, इधर हमने क्या माना है, लेट R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q1 के पोजीशन वेक्टर को मैंने R1 दिखा दिया है। ऐसे Q2 के पोजीशन वेक्टर को बच्चों क्या दिखा दिया मैंने, R2। तो सबसे पहली बात इधर सुनिएगा बच्चों, ट्रायंगल लॉ से आपको बता देता हूं, आप इधर देख सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए ये वेक्टर आपका R1 है एंड सपोज यहां पर कोई वेक्टर आपका इस तरह से ये R2 वेक्टर है, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप देखेंगे तो ये यहां से यहां तक का जो वेक्टर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे ये कितना हो जाएगा बच्चों, R2 माइनस R1 के बराबर। आप देख पा रहे होंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस वेक्टर, तो R1 प्लस R2 माइनस R1 बराबर R2 बन रहा है। तो ये वेक्टर मैंने यहां दिखा रखा बच्चों इस तरह से। और अगर आप इसके नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे तो यहां से यहां तक का ये जो वेक्टर होगा Q2 से Q1 की ओर डायरेक्टेड, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, R1 माइनस R2 वेक्टर। आप ट्राइंगल लॉ से भी चेक कर सकते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस वेक्टर वाली कंडीशन यहां से आ रही है। अब आगे की बात सुनना, पहले तो मैंने आपको बता दिया है ये दोनों वेक्टर R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, यानी इस डिस्टेंस को हम R कह सकते हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम R कहेंगे और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये हमें दिख रहा है। अब बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स क्या है, अगर आप कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो F वेक्टर बराबर आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। F वेक्टर बराबर F इंटू एफ कैप, यही तो करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर F12 की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो मुझे ऐसे दिख रहा है KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में तो दिक्कत ही नहीं है। अब आप बताओ F12 की डायरेक्शन आपको किसके अलोंग दिख रही है, R2 माइनस R1 वेक्टर के अलोंग या R1 माइनस R2 वेक्टर के अलोंग। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं F12 की डायरेक्शन R1 माइनस R2 वेक्टर के अलोंग मुझे दिख रही है, तो मैग्नीट्यूड मैंने एज इट इज लिख दिया है। और अब R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैं आपको याद दिला देता हूं, आपने किया होगा ए कैप वेक्टर बराबर आप क्या लिखते थे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर।
तो ऐसे ही R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चों, मॉड R1 माइनस R2। अब बच्चों सुनना इधर, ये जिसको मैं R कह रहा हूं, R बराबर मॉड R1 माइनस R2 को कहा जा सकता है। तो यहां R स्क्वायर की जगह मॉड R1 माइनस R2 का स्क्वायर आप करेंगे, और नीचे एक और R1 माइनस R2 मोड से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर फॉर्म में आपका F12 क्या निकल के आएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर। सीधी सीधी बात है आपके सामने, वेक्टर फॉर्म में F12 हमने लिख दिया है। अब बच्चों इसी तरह से मान लीजिए आपको F21 लिखना हो, मैं यही दिखा देता हूं पहले। F21 की डायरेक्शन अब आपको किसके अलॉन्ग दिख रही है, R2 माइनस R1 के अलॉन्ग। तो सेम प्रोसेस करेंगे, मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R2 माइनस R1 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड R2 माइनस R1। बच्चों यहां से आप देख पाएंगे वही बात, R स्क्वायर की जगह मैं मॉड R2 माइनस R1 लिख सकता हूं। तो ये K Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आपके सामने चीजें बड़ी आसान सी है बच्चों। फोर्स आप बेसिक वेक्टर की डेफिनेशन से बना लीजिए, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, क्योंकि इन फॉर्मूलों को रटने से भी फायदा नहीं है। कई बार हमें क्वेश्चन में उलझाने के लिए पोजीशन वेक्टर अलग अलग जगह से दे दिए जाते हैं, तो हमें उस क्वेश्चन में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से फोर्स को वहां पे निकालना होता है। अच्छा बच्चों, अब एक बात यहां देखना, इस एक्सप्रेशन को देखकर और इस एक्सप्रेशन को देखकर और ये वाली बात ध्यान में रखते हुए एक चीज प्रूव हो रही है कि क्योंकि R1 माइनस R2 माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर है, और मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों बराबर है ही सही, तो यहां से साबित हो रहा है कि F12 बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ F21। F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, और ये बात साबित हो गई है कि दस कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बात यहां साबित हो गई है। आपका जो कूलम्स लॉ है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। और बच्चों ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, जितना फोर्स Q1 पर Q2 लगाता है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स Q2 पर Q1 लगाता है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में आप देखेंगे हमेशा ये फोर्सेस ऑपोजिट होती है, रिपल्सिव है तो ऐसे, अट्रैक्टिव है तो इस तरह से। तो इसीलिए कूलम्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बात को फॉलो करता है, ये चीज हमने यहां से प्रूव कर दिया। अब आगे की बात सुनना बच्चों, हमने चार्ज में एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। वो आप चार्ज की प्रॉपर्टी कह दें, पर कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज जो है वो कूलम्स लॉ में लाइक करता है। कैसे, इधर सुनिएगा। मान लीजिए चार्जेस अगर लाइक नेचर के हुए, तो बच्चों अब इस एक्सप्रेशन में आपको चार्जेस को विद साइन रखना है। मैं F12 F21 दोनों के फॉर्मूले यहां लिख दिए मैंने। अगर दोनों लाइक चार्जेस हुए तो आप खुद देख पाएंगे प्लस और प्लस का प्रोडक्ट भी प्लस ही आएगा बच्चों, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट भी आपका प्लस आएगा, यानी Q1 Q2 दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अब बच्चों Q1 Q2 को विद साइन भी अगर अपन रखेंगे तो यहां प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो वो वेक्टर्स की डायरेक्शंस में कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो F12 की डायरेक्शन क्या रहेगी, R1 माइनस R2 के अलॉन्ग। F21 की डायरेक्शन क्या रहेगी, R2 माइनस R1 के अलॉन्ग। यानी जैसा आपने यहां डायग्राम दिखाया इस तरह से फोर्सेस लगेंगे। F12 आपका R1 माइनस R2 के अलॉन्ग, F21 आपका R2 माइनस R1 के अलॉन्ग। यानी आप देख पा रहे होंगे इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। मगर अब इधर सुनना बच्चों, मान लीजिए आपके चार्जेस अनलाइक हुए, तो अब आप समझ गए अनलाइक चार्ज के केस में क्या होगा, प्लस इंटू माइनस का प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा। Q1 Q2 लेस देन 0 जो होगा बच्चों, अब आप जब चार्ज को विद साइन रखेंगे यहां, तो यहां से एक नेगेटिव साइन ओरिजिनेट करेगा। वो नेगेटिव साइन जाकर इस जगह, आप इधर से समझ लीजिए ये अपना जनरल एक्सप्रेशन था, माइनस का साइन जाकर R1 माइनस R2 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस R1 माइनस R2 को आप क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। तो अपने आप प्रूव हो गया है कि अनलाइक चार्जेस के केस में F12 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 की डायरेक्शन। सिमिलरली यहां एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा तो इसकी भी डायरेक्शन बदल के क्या कर देगा, R1 माइनस R2। तो आप देख पाएंगे F21 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R1 माइनस R2। यानी F21 की डायरेक्शन भी क्या हो गई है बच्चों, R1 माइनस R2। अब यहां से मुझे क्या बात समझ में आ रही है, F12 किसके अलॉन्ग लग रहा है, R2 माइनस R1। ये दिखा देते बच्चों, ये देखिए अब आप कह रहे हैं F12 जो है आपका किसके अलॉन्ग लग रहा है, R2 माइनस R1, यानी ये इधर की तरफ लगने लगेगा। और जो आपका F21 है वो किसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, R1 माइनस R2 के अलॉन्ग। तो बच्चों जब ये फोर्स इस तरह से लग रही है, इसका मतलब फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो आपको कुल मिला के ये बात समझानी थी कि जो हम अट्रैक्टिव रिपल्सिव वाली बात वहां कहते हैं वो कूलम्स लॉ से ही निकल के आती है।
जब आप एट्रैक्टिव रिपल्सिव बोल देते हो तो उसमें चार्ज का साइन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, इसीलिए हम वहां केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहे थे। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने वहां नेचर ऑफ फोर्स बता दिया है तो उसमें चार्ज का साइन जो है अपने आप कवर हो गया है। तो ये छोटी सी बात अपन को ध्यान रखनी बच्चों, बाकी कोई फॉर्मूले से खास लेना देना नहीं है। एक इतनी सी बात ध्यान रखनी कि जब भी कभी आपको वेक्टर फॉर्म दी जाए, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो या किसी भी इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म हो, तो वेक्टर फॉर्म में आप हमेशा चार्ज को विद साइन जरूर लेंगे। बच्चों अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों पहले तो हम इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। न्यूट्रल पॉइंट में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था, पर मैंने तब भी आपसे कहा था कि हम आगे इसको दोबारा बेसिक से दोबारा से लेकर चलेंगे, सारी चीज़ों का दोबारा डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों पहली बात तो आपको ये सीखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज होती है और फील्ड की इंटेंसिटी एक अलग चीज होती है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई बताओ फील्ड का मतलब क्या है, तो बच्चे जवाब क्या देते हैं, फील्ड का मतलब है खेत। कोई गलती नहीं है अगर ऐसा भी वो बोल रहे हैं, पर मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं। भाई जैसे किसी का खेत है तो वहां तक उसकी मर्जी चलती है, जो भी उसका मालिक है उसी की मर्जी चलेगी। तो ऐसे किसी चार्ज का या किसी मासिव बॉडी का जहां तक फील्ड होता है वहां तक उसके इफेक्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दूं, बच्चों पहले तो आप याद करिए, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा, अर्थ के आसपास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, वहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ऐसे ही किसी चार्ज के आसपास, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं बच्चों, जो बस आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस जहां तक आप उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके फील्ड के असर को महसूस कर सकते हो, वहां तक का स्पेस जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रात के समय खुले आसमान के नीचे जमीन से कुछ हाइट पर ऊपर एक बल्ब इस तरह से टांग कर जला देते हैं, तो बल्ब की रोशनी जहां तक जा रही है वहां तक मैं क्या कहूंगा कि बल्ब का ल्यूमिनस फील्ड है। बल्ब की रोशनी जहां तक जा रही है वहां तक हम क्या कहेंगे, उसका ल्यूमिनस फील्ड है। अब आप ही बताओ बच्चों, बल्ब की रोशनी कितनी दूर तक जाएगी, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, या वहां जाकर रुक जाएगी? तो आपका जवाब है नहीं। हम ये कहेंगे कि बल्ब की रोशनी कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। बच्चों देखो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, कई बार हम इन्फिनिटी का मतलब समझते हैं वेरी लार्ज, मगर इन्फिनिटी का मतलब है समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि बल्ब की रोशनी 10 मीटर 20 मीटर जाकर रुक जाएगी, जहां तक उसको पैसेज मिल रहा है वहां तक वो आगे एक्सटेंड करती जाएगी। तो इसी तरह से किसी चार्ज के फील्ड की अगर बात करूं तो ऐसे आप आगे पढ़ेंगे, ये अगर कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज इसको कहा जाता है, अभी बात करेंगे इसका। ये आसपास जो आपने स्पेस दिखा रखा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर कहां तक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जवाब है इन्फिनिटी तक, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइंस निकलती है वो कहां तक एक्सटेंड करेगी, इन्फिनिटी तक। आप सोचो बच्चों, अगर मैं आपसे एक बल्ब के लिए कहता कि एक बल्ब है और बल्ब से रोशनी निकल रही है, कहां तक दिखाओगे, तो ऐसे इन्फिनिटी तक ही तो दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एक्सटेंड करता है, अप टू इन्फिनिटी। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा है, ये जो स्पेयर आपको दिख रहा है ये इसके फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर ये इनफाइनाइट स्पेस तो नहीं पूछने वाला। हम पे जो चीज असर डालती है वो क्या है, फील्ड की इंटेंसिटी। बच्चों फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिए। फील्ड का जो इफेक्ट होता है, इफेक्टिव अगर आप उसको असर कहना चाहें, फील्ड का जो असर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो आप खुले आसमान के नीचे बल्ब जलाकर बैठे हैं, तो क्या आप उससे 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर बैठकर उसकी रोशनी में किताब पढ़ सकते हैं क्या रात के समय? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तक उसकी रोशनी बहुत कम हो जाएगी। तो बच्चों ये जो जिसको आप रोशनी कहते हैं, उजाला कहते हैं, ये कहीं ना कहीं उस ल्यूमिनस फील्ड की इंटेंसिटी। ऑब्वियस ही बात है, लाइट के ठीक नीचे इंटेंसिटी ज्यादा होती है और आप जैसे जैसे दूर जाते हैं इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हिसाब से कम होती जाती है। तो कुल मिला के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर होता है उस असर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बच्चों इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हमसे जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी। इसी को बच्चों ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को कहा जाता है। अब आगे की बात मैं आपको समझा देता हूं, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। जिस चार्ज के कारण
फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल रहे हैं उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। ये रहा बच्चों, आपने जो सेंटर पे यहाँ चार्ज दिखाया है, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और इसकी फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए हम एक डिटेक्टिव चार्ज यहाँ पर लेकर आते हैं जिसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को छोटे वाले क्यू से दिखाया हुआ है, क्यू या क्यू नॉट जो भी आप बोल दें इसको, क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज यहाँ पर कह रहे हैं। ये रहा बच्चों आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इस तरह से इसको दिखा देते हैं। अब बच्चों करना क्या होता है, देखो टेस्ट चार्ज नाम से क्लियर है। टेस्ट चार्ज मतलब सोर्स चार्ज के इंटेंसिटी का टेस्ट करने के लिए लाया गया चार्ज। तो अब क्या करेंगे, जैसे सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वहां पर आप एक प्लस क्यू नॉट नाम के टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। उस टेस्ट चार्ज का जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए हम वहां पर एक चार्ज रखकर देखेंगे, उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को मेजर करेंगे, उस फोर्स को पर यूनिट चार्ज वैल्यू निकालकर हम ये बता सकते हैं कि वहां असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो कुल मिला के बच्चों इधर सुनिएगा, पहली बात मैं आपको यहां दो अजम्पशंस बता देता हूं एनसीईआरटी जिनको मेंशन करती है। आपका सोर्स चार्ज भले पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, टेस्ट चार्ज जो आप लेकर आते हैं दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। आप टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेकर आएंगे। और टेस्ट चार्ज के बारे में कहा जाता है कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होनी चाहिए। बच्चों वैसे भी आप देखेंगे टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंडेंसी नहीं है, पर फिर भी टेस्ट चार्ज की वैल्यू छोटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि टेस्ट चार्ज स्मॉल होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर टेस्ट चार्ज जो है बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का होगा तो वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर वो खुद बहुत बड़ा चार्ज हुआ तो इसके असर को वो मैनिपुलेट कर सकता है और उससे हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वेरी कर सकते हैं। बच्चों आप खुद ही सोचिए, अभी इनके बीच का सेपरेशन R है, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज हो गया तो देयर आर चांसेस कि ये प्लस क्यू अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, R बदल जाए तो हमारी इंटेंसिटी चेंज कर सकती है। तो अजम्पशन क्या रखने बच्चों, एक तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और वैल्यू उसकी बहुत छोटी होनी चाहिए। पॉजिटिव इसलिए रखते हैं बच्चों ताकि जो डायरेक्शंस हमें इससे मिलेगी, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा, जो डायरेक्शंस हमें इससे मिलती है वो डायरेक्शंस जो है गलत ना हो जाए। तो दो अजम्पशन से बस ध्यान रखना है, टेस्ट चार्ज स्मॉल होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट P। किसी पॉइंट P पर सोर्स चार्ज कैपिटल Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उस पॉइंट P पर रखे हुए टेस्ट चार्ज के द्वारा पर यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो बच्चों इधर देखना, मैं जो बोल रहा हूं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या लिखेंगे, EP बराबर F बाई क्यू नॉट, और ये लिमिट लिखी है मैंने क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। ये लिमिट का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। अब बच्चों आगे देखना, लिमिट से कोई दिक्कत नहीं है, बस समझा दिया टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए। EP का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाई क्यू नॉट तो बाहर, और इस समय इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा इसके कारण, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर करेंगे तो K Q Q नॉट बाय R स्क्वायर। और जैसा मैंने आपसे कहा था बच्चों, टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंडेंसी नहीं होती है क्योंकि वो तो कट जाता है, फिर भी छोटा इसलिए रखते हैं ताकि सोर्स चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस ना कर जाए, उसका इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो जाए। तो क्यू नॉट कट जाएगा और आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EP बराबर KQ बाय R स्क्वायर। बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है, किसी सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है दैट इज KQ बाय R स्क्वायर, और ये इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है। यानी आप जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे इसकी फील्ड इंटेंसिटी का असर कम होता जाएगा, इसके फील्ड का असर कम होता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के कारण भी होता है। आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से दूर जाते जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, वही चीज यहां से निकल के आ रही है। अच्छा बच्चों, वेक्टर फॉर्म में भी एक बार देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो अभी भी आपको बताया वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो EP वेक्टर बराबर KQ बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहां से आप देख पा रहे होंगे EP की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, F वेक्टर, और टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है बच्चों, इसको आप रेडियल डायरेक्शन कह सकते हैं। रेडियल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रेडियस की डायरेक्शन।
तो यहां से मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर और डायरेक्शन की जगह क्या लिख सकता हूं, आर कैप। तो बच्चों के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप भी लिख सकते हैं। और जैसा आपको पता है आर कैप को हम किसी भी समय आर कैप को आप क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी कि इस तरह से आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर लिखेंगे तो यही वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, के क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में बच्चों नॉट सो इंपॉर्टेंट, जनरली हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है और डायरेक्शन के बारे में मैं आपको अगली क्लास में और शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा। पर अभी अभी आप ये सीख गए, यहां से क्या क्या सीखा हमने, यहां से स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर जिसको ई वेक्टर लिखते हैं वो है फील्ड की इंटेंसिटी। फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देखा जाता है किसी पॉइंट पर, किसी सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर। इस सोर्स चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। तो जस्ट ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें, बाकी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वहां आपको और डिटेल में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह क्या होती है।